ठीक है बेटा, आपने सेंड कर दिया, एक बार मुझे टाइम दो, मैं कल तक आपको ये सारे सोल्यूशंस भेज दूंगी। अभी अपना फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। सही है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा आपका जो अभी ये चैप्टर नेम नहीं है, ये आइडियली आपका एनसीईआरटी में ना एनएलएम का ही पार्ट है, बट हम फ्रिक्शन अलग से करवा देते हैं क्या, ताकि बच्चों को टॉपिक में दिक्कत ना आए, क्योंकि ना बच्चे जब एनएलएम इतना लंबा हो जाते हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एनएलएम में ये आ गया, एनएलएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे दिया, बैंकिंग ऑफ रोड आ गया, फ्रिक्शन आ गया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो इसलिए हमने ये सारे चैप्टर्स को अलग अलग कर दिया, टॉपिक आपके सारे कवर हो जाएंगे, बस अलग अलग यूनिट में होंगे। इसी तरीके से जेई का सिलेबस प्रोसीड करता है, अगर आप किसी भी अच्छी जगह का मटेरियल देखते हो तो आज की क्लास में हम फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है वो अपना शुरू कर रहे हैं, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जेई पर्सपेक्टिव से भी। फ्रिक्शन में आपकी थियोरी के अंदर कुछ खास टॉपिक्स नहीं है, जो आपको थियोरी के अंदर अगर लगता है कि नहीं थियोरी इसकी बहुत लंबी है, तो इसकी थियोरी एक्चुअल में बहुत छोटी है। फ्रिक्शन के अंदर आपको खाली उसकी डेफिनेशन चाहिए कि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। वी वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। 3 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं हमारे पास। और उसके बाद हमें इस टॉपिक से थोड़े से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने, वही हमारा आज की क्लास का एम रहेगा। ठीक है, तो यही हमारा मतलब फ्रिक्शन में ज्यादा लेक्चर आइडियली लगते नहीं, फ्रिक्शन में भी आपके कुछ 4-5 लेक्चर के आसपास लगते हैं, उसके अंदर आपका जो फ्रिक्शन वाला पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। सही है बेटा? यस ठीक है, आई थिंक मेरी स्क्रीन पॉज है, लेट मी शेयर इट अगेन। एक बार मैं फिर से शेयर करती हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। ऑलराइट, अभी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो यही सारे टॉपिक्स हमारे रहते हैं कि फ्रिक्शन का मतलब क्या है और 3 टाइप के फ्रिक्शन क्या है। वो कहानी तुम लोग समझ लोगे, उसको तो मैं एग्जांपल देके भी समझा दूंगी, तो कोई दिक्कत परेशानी ये पूरे के पूरे चैप्टर में नहीं रहती। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग व्हिच वी वांट टू अंडरस्टैंड इज फ्रिक्शन। सो व्हाट इज अ फ्रिक्शन? कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन? कुछ तो फ्रिक्शन सुनते ही दिमाग में आता होगा। रेजिस्टिंग फोर्स। वेरी गुड, कुछ रेजिस्टिंग फोर्स बोली बच्चे ने, बिल्कुल सही बोली। तो बेटा यार होता गया, हमने न्यूटन के पहले लॉ में देखा था कि वो एरिस्टोटल ने कर दी थी गलती। एरिस्टोटल ने क्या गलती करी थी? उसने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रही होगी तो वो रुक जाएगी ना कुछ टाइम बाद, तो उसको चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी। फिर तभी मैंने आप लोगों को क्लास में डिस्कस करवाया था कि ऐसा नहीं होता, हम ये एक्सटर्नल फोर्स तब अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारी एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है जो किसी बॉडी पर लग रहा है, इसकी वजह से हमारी ऑब्जेक्ट रुक जाती है। तो अगर तुम किसी भी चीज को देखो तो उसको तुम चला रहे हो तो कुछ टाइम बाद वो धीरे होकर रुक जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरी चीज के ऊपर चलाना चाहते हो तो कुछ आपकी कांटेक्ट की वजह से, जो दोनों सरफेसेस का कांटेक्ट है उनकी वजह से देयर इज सम अपोजिंग फोर्स व्हिच इज कमिंग इन पिक्चर। तो फ्रिक्शन की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है, इसी कॉन्सेप्ट से हम डेफिनेशन लिखते हैं दैट इट इज अ फोर्स। ठीक है, ये डिक्टेट कर रही हूं मैं, सब बच्चे लिखते रहो। इट इज अ फोर्स रिलेटेड टू, इट इज अ फोर्स रिलेटेड टू टू सरफेसेस. I'm writing it down as well, but I think my screen is stuck, so I'm trying to refresh it and I'm trying to dictate it. So it is a force which is related to two surfaces in contact. It is a force which is related to two surfaces in contact, which opposes the relative motion between them. Friction is a force related to two surfaces in contact, which opposes relative motion between them. तो ये जो फोर्स है ये तभी पिक्चर में आती है जब आप कोशिश कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने की, या फिर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तब भी ये वाली जो फोर्स है वो पिक्चर में रहती है। सही है? इज दिस ओके? ठीक है, अब ये फ्रिक्शन आती क्यों है उसको समझने के 2 व्यूज होते हैं। पहला होता है मैक्रोस्कोपिक व्यू और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो हम दोनों से समझ लेंगे। अब मैक्रोस्कोपिक व्यू क्या होता है? हम लोगों ने नॉर्मल के बारे में पढ़ा था, बेटा। नॉर्मल क्या होती है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन गाइस? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, वो भी एक कांटेक्ट फोर्स होती है जो हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है। यस मैम, ये परपेंडिकुलर बोला ना मैंने कि इट इज अ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज व्हिच इज एक्टिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो बेटा एक्चुअल में होता क्या है कि ये कांटेक्ट फोर्स आ क्यों रही है? क्योंकि दोनों की दोनों जो बॉडीज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रही है एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स होती है ना आपकी, ये किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में हो सकती है।
हो सकता है इस ब्लॉक पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही हो सकता है इस ब्लॉक पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही हो वो ऐसे लग रही हो। वो किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्स जो होती है आपकी लग सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो परपेंडिकुलर लगेगी पूरी की पूरी। कॉन्टैक्ट फोर्स कैन एक्ट इन एनी डायरेक्शन। इसी कॉन्टैक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट होता है, इस कॉन्टैक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और इस कॉन्टैक्ट फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट होता है, इस कॉन्टैक्ट फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट होता है उसी कंपोनेंट को आप लोग कहोगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। ठीक है, मैम तो ऐसे मैक्रोस्कोपिक व्यू क्या होता है? अभी जाएंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू में। माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे कि वो बिल्कुल इसको जूम करके देखो कि इसमें रफ सरफेस है क्या है, उस पर भी चलती हूँ। पहले माइक्रोस्कोपिक समझो। माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटा लेवल पे। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू समझ में आया। दैट फ्रिक्शन। मैम ये वाला डायग्राम मतलब इसमें जितने भी फोर्सेस हैं ये सब मैक्रोस्कोपिक व्यू हाँ, को जो हम फ्री दिखा। बॉडी डायग्राम बना रहे हैं वो हम एक्चुअल में बना रहे हैं ना, आप एटम मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ी बना रहे हो, यस मैम। है ना। एटम मॉलिक्यूल मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू, माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना ओके उसको। मैम। ठीक है, तो ओके। फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स which is parallel to the surface in contact. एंड सिमिलरली अगर इसी के रिगार्डिंग आप दूसरी स्टेटमेंट भी लिखना चाहते हो तो वो भी नोट बना के लिख लो कि नॉर्मल रिएक्शन is the perpendicular normal reaction is the perpendicular component of contact force. Is this point okay to everyone? ये यस चीज मैम। क्लियर है सब बच्चों को? कंफर्म करके बताओ। यस मैम। चलो, अब ये हो गया फ्रिक्शन की डेफिनेशन कि अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर कुछ रिलेटिव मोशन करना चाहती है तो कुछ ऑपोजिट फोर्स आ जाती है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक व्यू में हमने देखा कि कांटेक्ट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ये कांटेक्ट फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट होएगा ये होएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट, और जो आपका पैरेलल कंपोनेंट होएगा उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई बच्चा लेट आए तो उसके लिए मैंने रिपीट कर दिया। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट चीज पे। फ्रिक्शनल फोर्स की हमें बारे में बात करनी है। वी आर डीलिंग विद फ्रिक्शनल फोर्स एंड नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपिक व्यू। ऐसे बच्चा पूछ रहा था ना कि मैम ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक व्यू क्या है। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू की। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू का क्या मतलब है? माइक्रोस्कोपिक व्यू में हम लोगों ने देखा कि भाई मेरे पास ऐसे धरती माँ है या फिर कोई भी एक सरफेस है, उसके ऊपर मेरा एक ये ब्लॉक रखा है। अब मैं इसी पे ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास मैम लगा के इसको देख। स्क्रीन। एक सेकंड बच्चा, आ गया बेटा? दिख गया मैग्नीफाइंग ग्लास? यस अब यस मैं इसी मैम। पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इसको देख रही हूँ। तो बेटा जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इसको देखोगे ना तो आप लोग देखोगे कि ये जो सरफेस होती है ना, ये अगर ब्लॉक को मैं बड़ा करके बनाऊं तो ये जो सरफेस होती है ये भी थोड़ी सी इरेगुलर होती है। ठीक है, ये सरफेस भी बिल्कुल सीधी नहीं होती, थोड़ी सी इरेगुलर सरफेस होती है। और वैसे ही जो ग्राउंड की सरफेस होएगी वो भी थोड़ी सी इरेगुलर होएगी। ग्राउंड की जो सरफेस होएगी वो भी थोड़ी सी इरेगुलर होएगी। इज दिस ओके? दिस इज माई ब्लॉक एंड दिस इज ग्राउंड। सही है ना? ये चीज दोनों के दोनों सरफेस में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज आएंगी। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में पुराने तरीके से क्या सोचा जाता था? माइक्रोस्कोपिक व्यू में पुराने तरीके से क्या सोचा जाता था कि ऐसे लेगो देखा है? लेगो सब बच्चों ने देखा है? नो मैम। लेगो से नहीं खेले यार, वो होता है उसमें ऐसे डॉट डॉट होते हैं, वो फिट हो जाता है। वैसे ही चलो पजल देखी होगी, यस मैम देखा है। पजल देखिए, पजल एक दूसरे में फिट हो जाती है। तो वैसे ही ओल्ड व्यू इस चीज का क्या था कि ये जो सरफेसेस होती है ना इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। ये जो रफनेस होती है, रफनेस ऑफ सरफेसेस लीड्स टू इंटरलॉकिंग अब ये क्योंकि इंटरलॉकिंग हो गई, तो एक बार इंटरलॉकिंग हो गई तो अब अगर आपको इन दोनों सरफेस को एक दूसरे से अलग करना तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ये सोचा जाता था कि दिस इज द रीजन फॉर फ्रिक्शन। बट इस व्यू को फिर डिलीट कर दिया गया। इस व्यू को सोचा नहीं गया कि हाँ भाई यही होगा। ऐसा क्यों हुआ? इसमें आ गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आई? एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करी गई
कि सपोज मेरी सरफेस पे मैंने कोई ब्लॉक रख रखा है, सपोज मेरी सरफेस पे मैंने कोई ब्लॉक रख रखा है इस तरीके से, और अगर मैं इसी ब्लॉक को ऐसे खड़ा करके रख दूं, तो इन दोनों सिचुएशंस में ये ऑब्जर्व किया कि फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगी वो सेम रहेगी। इन बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन रिमेन्स द सेम, फ्रिक्शन रिमेन्स द सेम। और यहां पर अगर आप इस वाले व्यू पॉइंट में देखो तो ये तो दिक्कत आ रही है ना, इस वाले व्यू पॉइंट के हिसाब से तो जितनी दोनों सर्फेसेस कांटेक्ट में है वो सारी तो एक दूसरे से इंटरलॉक हो गई, तो उसको हिलाने में उतनी ज्यादा मेहनत लगनी चाहिए। Yes, ma'am. सही बात है ना बेटा? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है इंटरलॉकिंग वाले व्यू में। ठीक है, जो ओल्ड व्यू एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी जो नीचे वाली, एक बार मेरी फोटो देखो, मेरी फोटो, फोटो नहीं वीडियो, नीचे वाली सरफेस कुछ इस तरीके से है। हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू में इसको जूम इन करके देखा, तो नीचे वाली सरफेस मेरी कुछ इस तरीके से है, उसके ऊपर मेरा ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक गई ना। अब अगर मैं इसको धक्का लगा के स्लाइड करने की कोशिश करूंगी, कुछ रेजिस्टेंस आएगी नहीं। तो वो था मेरा ओल्ड व्यू। समझ में आया तनीषा बेटा कि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे से इंटरलॉक हो गई, जहां पे वो इरेगुलरिटीज थी वो इरेगुलरिटीज एक दूसरे में इंटरलॉक हो गई, जिसकी वजह से फ्रिक्शन का रीजन आ रहा है। प्रॉब्लम इस केस में क्या है कि इस वाली चीज के हिसाब से, इस वाली चीज के हिसाब से लार्जर कॉन्टैक्ट एरिया, जितना ज्यादा आपका कॉन्टैक्ट एरिया है, लार्जर कॉन्टैक्ट एरिया शुड लीड टू लार्जर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैम फिर इस फोर्स को क्या बोलते हैं? किस फोर्स को? मैम जैसे हम ब्लॉक को मतलब उठाएंगे तो फिर उस फोर्स को भी कुछ पर्टिकुलर नाम है? लॉक वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, अभी आएंगे ना, ये मैम क्या लॉक वाली करा दिया चीज को आपने? डिलीट ही कर दिया गया बेटा। फ्रिक्शन का जस्ट इंट्रोडक्शन करवाया, लेट कैसे हो गए? मैम मैं भूल गया था मैम, क्लास है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चलो एक बार क्विकली मैम मैं रिवाइज कर करवा रहा था दूंगी। मैम, कुछ किसी काम में एंगेज हो गया, फिर दिमाग से निकल गया। अच्छा कुछ नहीं होता बेटा, एक बार मैं रिपीट करवा दूंगी। हाँ अनुभव बेटा, हाँ अनुभव बेटा, कोई मैम डाउट है? हाँ बेटा। मैम एक बार रिपीट करवा दो, मैं भी जस्ट हाँ, ज्वाइन हुआ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम आपने बोला कि चाहे हम ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली रखें वर्टिकली रखें, हमारी फ्रिक्शन सेम रहे। हम्म तो हम इस हिसाब से देखा जाए तब तो हमारा प्रेशर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर के फ्रिक्शन के एक तरीके की फोर्स और प्रेशर का तो फॉर्मूला प्रेशर में तो आपका चलो एरिया पे डिपेंड कर गया ना, प्रेशर तो आपकी एक अलग चीज होगी, प्रेशर तो वो कितना प्रेशर इंपैक्ट कर रहा है वो हो गया, फ्रिक्शन आपकी एक फोर्स है। ठीक है, उस चीज से हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे बेटा। प्रेशर और फ्रिक्शन आपकी एक फोर्स हो गई, प्रेशर आपका फोर्स अपॉन एरिया हो गया। ठीक है, वो तो आप एक इम्पैक्ट की बात करो, तो प्रेशर और फोर्स से अभी इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे। प्रेशर दोनों केसेस में अलग हो सकता है ना। ठीक है, प्रेशर तो दोनों केसेस में जितना वो सरफेस पे इम्पैक्ट कर रहा है एमजी अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा ना। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा। मैम फ्रिक्शन दोनों ऑब्जेक्ट है उनके दोनों के सरफेस पे डिपेंड करेगा या फिर मैम हाँ, किसी एक के पे करेगा? किसी पे भी नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ओके मैम। ठीक है, वही यही ओल्ड व्यू में दिक्कत थी कि वो कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कितना कॉन्टैक्ट एरिया उस पर, इट इज नॉट डिपेंडिंग, एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता फ्रिक्शन तुम्हारा। अभी ये चीज मैं बताऊंगी, अभी आगे चल रहा तो धीरे धीरे करके सब समझेंगे। एक बार क्विकली जो बच्चे हमारे लेट आए हैं, सबसे पहली चीज क्लास में एकदम टाइम पे आना है, क्लास के बारे में भूलना नहीं है। जब तक मैं नहीं बोलती तब तक क्लास कैंसिल नहीं होगी, हर दिन क्लास होनी है। तो क्विकली एक बार रिकैप करवा देती हूँ बेटा। हमने सबसे पहले ये सीखा कि फ्रिक्शन जो तुम्हारी फोर्स होती है वो दो सर्फेसेस के बीच में, अगर दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में है तब फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, जो चाहती है कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से दोनों सरफेस के बीच में मोशन ना हो, है ना। वही जैसे कोई टायर वगैरह चलता है गाड़ी पे का, तो अगर तुम उस पर कोई फोर्स ना लगाओ कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगा, क्योंकि धरती और गाड़ी के बीच में चल रही है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स, जो चाहती है कि वो रेस्ट पे आ जाए, है ना। ऐसे टॉय गाड़ी का जब तुम हिलाते हो। अब इसके दो तीन व्यूज होते हैं। पहला मैक्रोस्कोपिक व्यू होता है कि ये फ्रिक्शन आया कहाँ से, है ना, फ्रिक्शन क्यों आ रहा है। तो मैक्रोस्कोपिक व्यू में क्या बोला जाता है कि आपकी जो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स की वजह से, वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है, खाली नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं, इट कैन एक्ट इन एनी डायरेक्शन। तो इसका जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट होता है, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और इसका जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होता है इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। सही है ये चीज बेटा? लेट वाले बच्चों मेरे क्लियर है? ठीक है, अब लिख बाद में लेना, फटाफट बता दो यस या नो। यस मैम। चलो अब आ जाओ अगली स्लाइड पे। यस मैम, यस मैम आ गया सब बच्चों का, बहुत बढ़िया।
चलो अब आ जाओ अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में हम लोगों ने, समझ नहीं आया मैम मुझे हाँ इस बेटा, chapter का कि मैम देखो हम नॉर्मल फोर्स में जैसे अगर हम इसका इस पर्टिकुलर फिगर का एफबीडी बनाते हैं वो तो समझ आ गया। हम्म। इसके अंदर फोर्स मैम, लेकिन हमारा जो इसमें कांस्टेंट फोर्स है हमारी मैम, वो परपेंडिकुलर मतलब 45 डिग्री या फिर ऐसे क्रॉस में क्यों लग रही है मैम? वो तो एकदम स्ट्रेट मैं तो लगनी ये चाहिए बोल ना। रही हूँ कि आपकी कांटेक्ट फोर्स नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, वो कोई नेसेसरी नहीं है। आपकी जो कांटेक्ट फोर्स होती है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्यों लगती है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह लगती है, उसकी वजह से कुछ कांटेक्ट फोर्स लग रही है आपकी। वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन के अंदर अगर हमसे कांटेक्ट फोर्स निकालने को दिया जाएगा तो हमें क्वेश्चन में तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली कांटेक्ट फोर्स निकालने को नहीं दिया जाएगा, तुम्हें नॉर्मल और फ्रिक्शन ही बनाना होगा, बट दिया जाएगा तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों बनाकर फिर बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना पड़ेगा, बट वो दिया नहीं होगा। तो मैम हमें हमेशा अगर हमें जैसे फोर्स नॉर्मल कांटेक्ट निकालना है तो हम ये बोलेंगे कि 45 डिग्री पे बन रहा है। नहीं तो 45 पे नहीं, किसी भी एंगल पे बन सकता है भाई। मैं ये नहीं बोल रही कि 45 पे बनना, कोई डिग्री ऐसे फिक्स नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल पे बन सकता है। अच्छा मैम। नॉर्मल कंपोनेंट है वो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जो हम डायग्राम में अभी तक एम से बनाते आए हैं, और उसका जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। सही है बेटा? यस मैम सही है। चलो अब आ जाओ आगे माइक्रोस्कोपिक व्यू पे। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में बेटा फ्रिक्शनल फोर्स का सोचने की ओरिजिन क्या है? तो पहले सोचा जाता था कि हम अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ये दोनों सर्फेसेस को, ये दोनों तो रफ होती हैं, दे आर नॉट स्मूथ, दे आर रफ। तो ये जो रफनेस होती है इसकी वजह से हमारी इंटरलॉकिंग हो जाती है। आप देखो मेरा वीडियो में देखोगे तो अगर एक कुछ ऐसे या दूसरी उसी के ऊपर ऐसे लग गई तो ये चिपक नहीं जाएंगे एक दूसरे से, चिपकेंगे नहीं, मतलब इंटरलॉक नहीं हो जाएंगे। तो इनको निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन आएगा। समझ में आया ये ओल्ड व्यू? यस मैम। ठीक है, बट अब इस ओल्ड व्यू में आ गई दिक्कत, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर मैं कांटेक्ट एरिया चेंज कर रही हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स मेरी चेंज नहीं हो रही। बट इस वाले इंटरलॉकिंग वाले तरीके से तो अगर मैं कांटेक्ट एरिया इंक्रीज कर रही हूँ तो और ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जानी चाहिए। तो इसलिए इस व्यू को कर दिया गया डिलीट। ये वाला जो व्यू है इसको कर दिया गया डिलीट, और दूसरा व्यू हमारा लाया गया। दूसरा व्यू जो था फ्रिक्शन का, दूसरा माइक्रोस्कोपिक व्यू को कहा जाता है कोल्ड वेल्डिंग। दूसरा माइक्रोस्कोपिक व्यू जो होता है उसको कहा जाता है कोल्ड वेल्डिंग। कुछ देख रहे हो तो दिख नहीं रहा। ठीक है बेटा, वेल्डिंग का मतलब बताओ चलो मुझे। सबने आदि पुरुष तो देख ही लिया। किसमें क्यों क्या? मैम आदि पुरुष की देखी मैम हमने, बहुत बेकार मूवी हो। हाँ तो उसमें पता है रावण ऐसे वेल्डिंग भी कर रहा होता है एक किसी सीन में। हाँ, मैम आप एक चीज बताओ मैम, हनुमान जी का ही डायलॉग होता है। हाँ मैं समझ गई कौन से डायलॉग की तुम बात कर रहे हो। नहीं, मैम आप दैट बता डायलॉग इज देते अ हैं। वेरी चीप डायलॉग, आई विल से इट्स नॉट सूटेबल फॉर अ रिलीजियस मूवी एट ऑल, बट ठीक है क्या कर मैम सकते हैं। मेघनाथ जो उसको बोलता है। नहीं मैम मैंने तो देखी हनुमान नहीं, जी देखो को। मैंने भी आप लोगों की तरह ऐसे डायलॉग्स वगैरह सुने, उसके बाद देखने का मन ही नहीं किया। तो चलो मैं वेल्डिंग का मतलब बताती हूँ। वेल्डिंग का होता है ना ऐसे वो गरम लगा के दो मेटल को चिपका देते हैं। मैम सच बताना, यूट्यूब शॉर्ट से पता लगा ना कि Yes, ma'am, वेल्डिंग होती है हाँ उसमें। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स, ऐसे वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स नो। तो अब बेटा होता क्या है कि सपोज तुम्हारी दो सरफेस है, उनका माइक्रोस्कोपिक व्यू कुछ ऐसे बना। ये मेरी ग्राउंड है। अच्छा एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा रही हूँ बच्चा, देख लो। ठीक है, वेल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच बेसिकली टू मटेरियल्स आर जॉइंड टुगेदर। जैसे मेटल्स होते हैं ना, उनको हीट करते हो ताकि थोड़े से मेल्ट होकर एक चिपक जाए। ये होता है ना वेल्डिंग का मतलब। अब कोल्ड वेल्डिंग भी कुछ उसी तरीके का तुम्हारा प्रोसीजर चल रहा है। ये तुम्हारी ग्राउंड है, इसके ऊपर तुमने अपना जो भी मटेरियल है वो रख रखा है। तो अब होता क्या है कि ये जो तुमने मटेरियल रखा है ना, ये पूरा का पूरा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में नहीं होता। दिख रहा है कि अब ये मेरा बॉक्स था जो मैंने ग्राउंड पे रखा था, तो यू गाइस कैन सी कि ये जो पूरा का पूरा है वो कांटेक्ट में है नहीं। पूरा का पूरा ये कांटेक्ट में है नहीं। तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे क्या दिखेगा कि ये जो एरिया A1 है, ये जो एरिया A1 है, ये पूरा का पूरा मेरा कांटेक्ट में है। सो दिस इज माय अपैरेंट एरिया इन कांटेक्ट। दिस इज माय अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। मुझे तो ये दिखेगा कि ये पूरा का पूरा A1 जो एरिया है वो कांटेक्ट में है। बट आइडियली है क्या, ये वाला जो थोड़ा सा छोटा सा एरिया है, ये वाला जो छोटा सा एरिया है, और ये वाला जो छोटा सा एरिया है, एक्चुअल में तो ये छोटे छोटे एरिया है ना कांटेक्ट में। दिख रही है ये चीज? यस मैम। तो दीज आर एरियाज ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। तो अब तो दिक्कत आ गई ना। अब तो मतलब मेरे ये जो एरियाज हैं जो एक्चुअल कांटेक्ट के हैं वो तो बहुत ज्यादा छोटे हैं। ये जो एरियाज हैं जो एक्चुअल कांटेक्ट के हैं वो तो बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो यहाँ पर तुम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देख सकते हो, दैट एज एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, as actual area of contact is very small, is very small। तो इसकी वजह से
ये वाले जो एरिया एक्चुअल में कांटेक्ट पे है उनका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा, है ना? तो यही होता है। देयरफॉर इस टाइप के प्रेशर को कहते हैं एडहीसिव प्रेशर, इस टाइप के प्रेशर को कहते हैं एडहीसिव प्रेशर। देयरफॉर एडहीसिव प्रेशर at points of contact, adhesive pressure at points of contact becomes very large, such that contact points, ये जो contact के points है shape ही change हो जाती है, such that contact points deform and get cold welded. तो बेटा अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, क्ले के बारे में सोचो, थोड़ा क्ले के बारे में सोचने की कोशिश करो कि वो एक ऑब्जेक्ट है, जितना तुम उस पर प्रेशर लगाओगे उतनी उसकी शेप चेंज होती रहेगी, है ना? तो वैसे ही अब हमारे पास ये जो ग्राउंड है इसके ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स पे ही ये कांटेक्ट के अंदर है, क्योंकि रफनेस हो रही है यहाँ पर, तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स है जिन पे ये कांटेक्ट में है। तो मेरा जो एक्चुअल में मुझे एरिया दिख रहा है वो तो मेरा एक्चुअल में एरिया है ही नहीं, जो ये पॉइंट्स कांटेक्ट में है उनकी वजह से जो एरिया आ रहा है दैट इज द एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, और वो मेरा बहुत छोटा है। तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो जाता है इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की वजह से ये वाले जो एरिया रहते हैं हमारे इस पॉइंट पे, हमारी जो सरफेस रहती है वो हमारी डिफॉर्मिंग हो जाती है, और हमारे ये जो दोनों मटेरियल है वो एक तरीके से चिपक जाते हैं एक दूसरे से। सही है? तो ये होता है हमारा फ्रिक्शन का एक्चुअल में रीजन। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वाली समझ में नहीं आया, इसको समझने के लिए क्या करोगे, पिछला वाला व्यू तो समझ में आया कि इंटरलॉक हो गया? यस मैम। पिछला वाला व्यू समझ में आया कि इंटरलॉक हो गया? अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारा पूरा का पूरा जो प्रेशर है, अब पूरी तुम्हारे पास एक बड़ी ऑब्जेक्ट है, हमने पहले सोचा कि इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा प्रेशर इसका यूनिफॉर्म है, पूरी की पूरी जो ग्राउंड है उस पर हर पॉइंट पे ये प्रेशर सेम लगा रही है। यही तो सोचोगे ना तुम लोग भी कि हाँ मैम F/A प्रेशर ही तो लग रहा है हर जगह पे जहाँ पे भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ कि भाई ये जो पूरी की पूरी सरफेस है मेरी वो भी रफ है, उसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है वो भी रफ है, तो ये रफनेस की वजह से मेरा कुछ कुछ ही एरियाज है जो एक्चुअल में कांटेक्ट में, बाकी एरिया तो कांटेक्ट में ही नहीं है। अब जो एरियाज एक्चुअल कांटेक्ट में होंगे वो तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी का जो प्रेशर है वो उन्हीं पॉइंट्स पे तो लग रहा होगा। सही बात है ना बेटा? तो अब इसी की वजह से ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारे एक तरीके से थोड़ी सी इनकी शेप चेंज हो जाती है और ये ग्राउंड से चिपक से जाते हैं, इन पे इतना प्रेशर लग रहा है कि ये ग्राउंड से थोड़े से चिपक जाते हैं, इसको हम कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। सही है बेटा? हाई प्रेशर बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं इन पॉइंट्स पे, तो इसकी वजह से हमारी फ्रिक्शनल फोर्स अराइज करती है। इज इट ओके? यस मैम। समझ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी पिछली वाली केस थी, पिछला वाला सिचुएशन था, वो भी हमारा वैलिड रहता है कि इस तरीके से अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करवाने के लिए बोलते हैं तो वो डिपेंड नहीं करता, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है? हाँ बेटा। मैम ये कह सकते हैं ना कि जब हम प्रेशर डालते हैं, मतलब जब हम चलते हैं, तो जो हमारे पॉइंट है जहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो और ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अट्रैक्शन बन जाती है जब भी उसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगता है जब हम चलते हैं। ये तो हो गया मैक्रोस्कोपिक व्यू। मैं तो बोल रही हूँ ये तुम्हारा मैक्रोस्कोपिक व्यू है कि कांटेक्ट फोर्स लग रही है, उसकी वजह से जो पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है वो फ्रिक्शन का हो रहा है। माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब तुम बिल्कुल ही उसको छोटी सी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, माइक्रोस्कोपिक व्यू में कोल्ड वेल्डिंग हो रही है। सही है? तुम माइक्रोस्कोपिक व्यू भी अगर तुम वॉकिंग का देखोगे तो उसमें भी यही है कि भाई मेरे जो पैरों वाले हैं वो पैरों भी इरेगुलर सरफेस होती है, चप्पल वप्पल जो पहनते हो वो इरेगुलर होती है, नीचे धरती भी इरेगुलर है, तो उसमें भी एक कोल्ड वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट ही आ जाएगा। सही है बेटा? ठीक है, ये क्लियर हुआ सब लोगों को कि हाँ ये फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? चलूं आगे? चलो, अब बच्चों हमारे पास 3 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। किसी को पता है कौन कौन से फ्रिक्शन हमें 3 तरीके के कौन कौन से पढ़ने हैं? चलो, फ्रिक्शन हमें 3 तरीके के कौन कौन से पढ़ने हैं और उनका ब्रीफ में मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। वेरी गुड। स्टैटिक, काइनेटिक, तीसरा डायनामिक। पोटेंशियल नहीं,
नहीं, पोटेंशियल फ्रिक्शन कहाँ से आ जाएगा कि हो सकता है फ्रिक्शन हो। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। नहीं, लिमिटिंग। सही है। वैसे तुम्हारा स्टैटिक और काइनेटिक ही Okay, मेन ma'am. होता है। ठीक है, इसका यार सिंपल सिंपल एग्जांपल्स होते हैं, सिंपल सिंपल एग्जांपल से समझ भी जाओगे। इजी है फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझना, एक ही फॉर्मूला लगता है, कुछ कंफ्यूज मत होना भाई, जेन्युइनली बता रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ तभी। तो बेटा आप लोगों ने देखा है कि सपोज मैंने कोई भारी सी बुक रख रखी है किसी टेबल पे। हाँ, लिमिटिंग तुम्हारा स्टैटिक का ही पार्ट होता है, तो स्टैटिक और काइनेटिक ही दो होते हैं, बट ठीक है, लिमिटिंग भी अलग से लिख दिया, स्टैटिक का ही पार्ट होता है वो आइडिया। सबसे पहले अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करती हूँ, चलो पूरी पहले स्टोरी बता देती हूँ। तो अब सपोज मैंने किसी टेबल पे एक बहुत भारी सी बुक रख रखी है, ये देखो, ये मोटी सी बुक दिख रही है ना, इस तरीके की किसी बुक को Yes, मैंने ma'am. किसी टेबल पे रख रखा है। अब इस हाँ। पे तुम एक उंगली से फोर्स लगा रहे हो, हिल जाएगी ये? नहीं मैम। नो ये यस मैम कौन बोल रहा है भाई? हाँ मैम, हिल जाएगी। मैम टेबल या बुक? अरे बुक। बुक भी हिल जाएगी। मैम बुक अच्छा यार, चलो बहुत ही हिल भारी जाएगी। कोई है 10 किलो का, तुम्हारे पास कोई डब्बा है, वो एक उंगली की फोर्स से हिल जाएगा? नो हाँ मैम, जाएगा। ठीक है, अभी ये मेरे को लग रहा है बुक मैंने, ये तुम चुप रहो, ये बच्चे बड़े बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, अभी लेकर आती हूँ मैं 10 किलो का डंबल तुम्हारे लिए। कुछ मैम, हिल जाएगा। डंबल नहीं, उंगली एक से डब्बा। धक्का ये तो मैम, धक्का तो पूरी बॉडी से देंगे। फोर्स तो उंगली से ही लगा रहे हैं, पर चलो धक्का तो तुम पूरी धीरे बॉडी धीरे से धीरे देंगे धीरे ना। करके फोर्स लगा रहे हो। तुम ये चीज इमेजिन करो कि सबसे पहले मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई, मेरी बुक नहीं हिली, ये तो हो सकता है ना। फिर मैंने थोड़ी सी फोर्स और Yes, लगाई, ma'am, फिर ये से होता है। मेरी बुक नहीं हिली। फिर मैंने थोड़ी सी एक फोर्स लगाई, फिर से मेरी बुक नहीं हिली। तो मैं धीरे 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 करके अपनी फोर्स को इंक्रीज कर रही हूँ, बट मेरी बुक हिल नहीं रही। इसका मतलब ये है कि जो मैं फोर्स लगा रही हूँ उसके अपोजिंग कोई फोर्स लग रही है यहाँ पर, जब तक मेरी बुक हिल नहीं रही है। Yes, ma'am. उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक तुम्हारी बॉडी मोशन में नहीं आई है, तब तक जो अपोजिंग फोर्स लग रही है वो हो गई हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बेटा आपने इतनी फोर्स लगा दी कि जैसे ही उससे आप एक पॉइंट फोर्स और लगाओगे आपकी बुक हिल जाएगी, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। And once you have applied sufficient force that your book is moving and book will keep on moving, उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तीनों फ्रिक्शन क्लियर हो गए? तीनों फ्रिक्शन क्लियर? मैम काइनेटिक वाला एक बार। काइनेटिक वाला पार्ट ये है कि तुम्हारी अगर धरती पे कोई गाड़ी चल रही है तब भी तो उसमें फ्रिक्शन लगी रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर एट रेस्ट, जिनकी टेंडेंसी है कि हाँ वो मूव करना चाहती हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन मोशन। सही है बेटा? यस मैम। थोड़ी कहानी ब्रीफली समझ नहीं, इसको डिटेल में समझेंगे अब। चलो अब आ जाओ सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी पे। तो वही सेम एग्जांपल मैं लूंगी स्टैटिक फ्रिक्शन का, कि हमारे पास ऐसे एक टेबल है, हमारे पास ये ऐसे एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। बनाना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या क्या लग रहा है इस ब्लॉक पे? क्या क्या लग रहा है इस ब्लॉक पे? नॉर्मल लगेगा, वेरी गुड, नॉर्मल लगा दी। एमजी लगेगा, एमजी लगा दी। और क्या लगेगा? सपोज इसको मैं किसी फोर्स से मूव कर रही हूँ, सपोज दिस इज द फोर्स विच आई एम अप्लाइंग, और इस फोर्स से मैं मूव कर रही हूँ पर मेरा जो ब्लॉक है वो मूव नहीं हो रहा। इस फोर्स से मैं इसको मूव कर रही हूँ तो जो मेरा ब्लॉक है वो मूव नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। और हमने कहा था कि जो ये पैरेलल कंपोनेंट होता है कांटेक्ट फोर्स का, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द इंटरफेस। ये हमारा फ्रिक्शन होता है, which means that there must be some friction acting in this case. ये डायग्राम सबको समझ में आया? ठीक है, so here F is my frictional force. Here F is my frictional force. And F is the force which I am applying. Force which I am applying. Force which is applied on the body. Clear है ये चीज? ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं बेटा, मैंने क्या बोला कि अभी तक तुम्हें पता है कि डायग्राम पे मेरा एक एन लगता है, एक एमजी लगता है, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो फोर्स लगती है। सही है रचना बेटा? अब मैंने अभी देखा कि स्मॉल एफ क्या डिनोट कर रहा है? क्या डिनोट कर रहा है? स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो सरफेस है, अभी तक तो हम फ्रिक्शन फ्री सरफेस डिस्कस कर रहे थे ना, अब मैं क्या बोल रही हूँ, इन सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन भी तो है। तो हमने यही तो देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है ना, पैरेलल टू द इंटरफेस। तो इस डायरेक्शन में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगी जो इस दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देगी। Yes, ma'am, समझ गए। ठीक है, समझ में आया? मैंने क्या बोला कि अभी तक एन और एमजी तुम लोग पढ़ चुके। एफ तो मैं पता ही है कि किसी डब्बे पे फोर्स लगाना तो उस पर किसी डायरेक्शन में तुम्हारी फोर्स तो लगेगी। इसको अपोज करने के लिए अब मेरी खाली एक फ्रिक्शनल फोर्स आ गई है और हमारी कोई फोर्स नहीं आई है, बस एक तुम्हारी फ्रिक्शनल फोर्स ऐड हो गई है।
तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमने देखा कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो सरफेस होती है उसके इंटरफेस के अलोंग एक्ट करती है, और इसको आप देखोगे कि बुक्स में स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है बेटा? यस सही है मैम। बेटा। तो जब तक आपका ब्लॉक मूव नहीं करता, जब तक आपका ब्लॉक मूव नहीं करता, as long as the block does not move, what will happen? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। Very good, static friction लगेगा। as long as the block does not move, static friction is in play। और static friction लगने का क्या मतलब है कि ये जो small f है that will become equal to capital F। ठीक है, इसको हम FK से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सही बात है ना? FK से नहीं, FS से। सही बात है ना बेटा, कि ये जो भी मेरा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लग रही है, जब तक मेरा ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा, मेरा ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर है, तो जो भी ये फ्रिक्शनल फोर्स होएगी दिस विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इज दिस ओके? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन आप यहीं से लिख सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो आप यहीं से लिख सकते हो, दैट द अपोजिंग फोर्स which comes into play when one body tends to move over the surface of another, but actual motion is not happening, but actual motion has not started। यही तो होगी ना स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा, कि आपकी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करना चाहती है, तभी आप उस पर फोर्स भी लगा रहे हो, बट वो मूव हो नहीं रही क्योंकि कुछ ना कुछ अपोजिंग फोर्स आपकी लग रही है, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, ये सब बच्चे बताओ, सबको समझ में आया? चलूं आगे? मैम मैम यस। हाँ मैम आ गया। आ गया ना समझ में? सिंपल है ना? हाँ बेटा। मैम अगर हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो हाँ, तो फ्रिक्शनल स्टैटिक फोर्स नहीं फ्रिक्शन लगेगी। जीरो है, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो है। ये वाली चीज भी नोट डाउन कर लो। चलो एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ। गुड पॉइंट बेटा, वेरी गुड पॉइंट, गुड जॉब। सो लेट अस ऐड दिस पॉइंट एज वेल हियर। इसके थोड़े से स्टैटिक फ्रिक्शन के पॉइंट्स भी ऐड कर लो। तो पहला पॉइंट यही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता। स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। तभी हमने डेफिनेशन में लिखा है कि जिसकी टेंडेंसी है मूव करने की, अगर आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स भी जीरो है। जिसकी टेंडेंसी है मूव करने की उसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा। सो व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, there is no static friction. Is this okay? मैम हाँ, अगर जैसे किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं जो मतलब हिल ही नहीं सकता, जस्ट लाइक अगर हम दीवार पे लगा रहे हैं तो उसमें भी स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो ही होगी। उसमें आप फोर्स लगाते रहो, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा। अब ये तो चलो पॉइंट हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता जब आप फोर्स नहीं लगा रहे। अब अगर आप फोर्स लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा ना प्ले में। तो as you keep on increasing the force, static friction also keeps increasing. This is till the object starts moving. Static friction also keeps increasing. Can you see that? तभी तो मेरी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही। अगर वो ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट ही मूव कर जाएगी ना। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या निकल के आया, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अपने आप एडजस्ट हो जाती है, कितनी भी फोर्स लगा लो आप। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इज दिस पॉइंट ओके? यस मैम। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिए कि एक तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है जीरो रहेगा अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। अब अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो धीरे धीरे आप करके उसको बढ़ाते रहोगे, बट हो सकता है आपकी ऑब्जेक्ट मूव तब भी ना करे। तो जब तक आप ऑब्जेक्ट की फोर्स बढ़ा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही, तब तक इसका मतलब यही तो हो रहा है कि मेरी फोर्स जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। तो वो आपकी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। तो इसका मतलब है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो वेरिएबल फोर्स है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है उसमें। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है आपकी, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ
वेरिएबल रेजिस्टेंस फोर्स इज अ वेरिएबल रेजिस्टिव फोर्स, ये एक और डेफिनेशन है इसकी की, which is equal and opposite, which is equal and opposite. आज की क्लास में ये फ्रिक्शन की सारी थियोरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारे खाली क्वेश्चंस रह जाएंगे. which is equal and opposite to the external force. अच्छा एक सेकंड शिवांगी बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. to the external force. हाँ बेटा इसका मतलब बोलो. स्टैटिक फोर्स जो है हम्म, वो हमेशा अपोजिट रखेगी, हाँ फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट लगेगा मोशन के. चाहे उन तीनों में से कोई सा भी हो. हाँ किसी कोई भी फ्रिक्शन हो हमेशा ऑपोजिट लगेगा, जहां पे मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कुछ नेट फोर्स आ रही है फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट लगेगा उसके. अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है फ्रिक्शन नीचे की साइड पे लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है फ्रिक्शन ऊपर की साइड पे लगेगा, जहां पे तुम लगाओगे फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट साइड पे लगता है. सही है? ओके मैम, समझ गए मैम. ठीक है, ये भी हम डायग्राम्स के साथ में सीखते रहेंगे धीरे धीरे. आपको एक बार रिकैप दे देती हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन का. हम लोगों ने क्या सीखा शिवांगी बेटा, कि अगर आपकी कोई भारी सी ऑब्जेक्ट, सपोज 5 किलो की ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे है, उसको आप हिलाने की कोशिश कर रहे हो, धीरे 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 करके आप फोर्स लगा रहे हो, तो हो सकता है आप धीरे 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 करके फोर्स लगाओ बट वो ऑब्जेक्ट हिले रहा आपसे. तो इसका यही मतलब है कि कुछ ना कुछ फोर्स आप जब उस पर लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्स है उस केस में प्ले में. तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती है जब आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स. इज इट ओके? यस मैम. ठीक है, उसके आगे अब आ गए हम इसकी प्रॉपर्टीज पे. इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो ऑब्जेक्ट पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करती. जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स है इट विल नॉट कम इनटू प्ले. दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हाँ ये थ्रेशोल्ड के पहले क्या लिखा है? सरपासेस, मतलब क्रॉसेस. ओके. ठीक है, सरपासेस की जगह क्रॉसेस ही लिख लो. मुश्किल मुश्किल इंग्लिश वर्ड्स का क्या करना है तुम्हें. हमें फिजिक्स में इंग्लिश नहीं चाहिए, हमें फिजिक्स में सिंपल फिजिक्स चाहिए. ठीक है, ये एफ बॉडी FBD बनाकर अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो वो हमारी प्रायोरिटी है. तो बेटा जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स भी बढ़ती रहती है. ठीक है बेटा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो आपकी एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है. यहाँ से आप देख सकते हो बेटा हर चीज पे स्टैटिक फोर्स लगती है. अगर आप तो हम तो एकदम से फोर्स लगा देते हैं ना, अगर आप धीरे धीरे करके फोर्स बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि भाई नहीं लग रहा है. बेल वगैरह का जो केस होता है वो आपके ऊपर से टंगी हुई होती है. ठीक है, उनपे आपकी एयर रेजिस्टेंस वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगता है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है उस केस में. तो कॉन्टैक्ट फोर्स वाली चीजों में हम नहीं लगाएंगे. जब तक कॉन्टैक्ट तुम्हारा पिक्चर में नहीं आएगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स वाला पार्ट नहीं आएगा. ठीक है बेटा, चलूं आगे. ये स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया? यस मैम. चलो अब आ जाओ आगे. अब आ जाओ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सोच सकते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गई मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट maximum value ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई तुम फोर्स लगाए जा रहे हो, कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करनी शुरू कर जाएगी. तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला पॉइंट. उस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रहा होता है वो लग रहा होता है. तो इसकी भी अगर तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इट इज द मैक्सिमम opposing force. It is the maximum opposing force that comes into play. It is the maximum opposing. अच्छा बेटा रिफ्रेश कर रही हूँ. आगे बेटा. ठीक है, so it is the maximum opposing force that comes into play when one body is just at the verge of moving over the surface of another body. Is this okay? Is this definition clear? इसी की एक और छोटी डेफिनेशन भी लिखनी है तो वो लिख सकते हो तुम लोग. That maximum possible
मैक्सिमम पॉसिबल, ये सारी अलग अलग बुक्स की तुम्हारी डेफिनेशंस हैं, जो एग्जाम में अच्छी लगे लिखाना, बाकी हमें तो समझने से मेजर मतलब होना चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स, maximum possible friction force between two surfaces before sliding begins is known as limiting friction. Is this part okay? Is this okay बच्चों? यस मैम, ओके। ठीक है, चलो ये चीज हमें समझ में आई। तो बेटा अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि इनिशियली तो क्या हो रहा है, इनिशियली मैं फोर्स लगा रही हूँ। बेटा म्यूट कर लो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अब इनिशियली क्या हो रहा है बेटा कि इनिशियली तो मैं अपनी जो फोर्स है वो लगा रही हूँ और मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं कर रही है ना। इनिशियली तो ये हो रहा है कि भाई मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमारी मूव ही नहीं कर रही। अब दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अब मैंने फोर्स लगाई तो एक ऐसा पॉइंट पहुंच गया जिसके बाद अगर मैं जरा सी भी फोर्स, थोड़ी सी भी फोर्स और लगाऊंगी तो मेरी ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगी। सो माई ऑब्जेक्ट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग। नाउ वंस माई ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग तब हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी पिक्चर में, है ना। वंस माई ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग तब हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी फ्रिक्शन में, प्ले में। तो अब क्या होता है दैट नाउ if we increase the force a little bit further, इतना बड़ा सा चीज हो रही है, तुम एक छोटा सा डब्बा मूव करने में इतनी मेहनत करते हो, देखो फिजिक्स वाले। नाउ इफ वी इंक्रीज द फोर्स अ लिटिल बिट फर्दर, एक्चुअल मोशन स्टार्ट्स। यहां तक अग्री कर रहे हैं ना सब मेरे से, ये तुम्हारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैम हमने तो ये कभी देखा ही नहीं जीवन में। नहीं देखा तो अभी ले आना कोई 5 किलो 10 किलो का डब्बा और ट्राई कर लेना ये चीज। पहले धीरे 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 करके फोर्स लगाओगे वो चलेगा नहीं। एक बार ऐसी किसी पॉइंट पे आ जाओगे जिसपे जरा सी फोर्स और लगाओगे चलता रहेगा, उसके बाद फोर्स लगाओगे मक्खन की तरह वो चीज चलेगी तुम्हारी। सही है बेटा? ठीक है, ठीक है। मैम जैसे Yes, कुकर एक सिर्फ खराब हो जाता है, पीछे से धक्का लगाते हैं। फिर से बोलो। मैम जब कभी कभार कार में प्रॉब्लम आती है, पीछे हाँ से धक्का लगाते हो, वहां पे तुम्हारा रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। वहां पे रोलिंग हो रही है ना, घूम घूम के जा रहा है ना मामला। ये अभी हम लीनियर केस डिस्कस कर रहे हैं, वो सारा केस हम जब रोलिंग रोटेशन वगैरह डिस्कस करेंगे तब बातें करेंगे। उसमें भी यही होता है, धक्का लगाते हैं ताकि कुछ ओवरकम कर देना जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, उसके बाद तुम्हारी कार और मक्खन की तरह चल जाएगी। एक बार चल रहा है तब तो दिक्कत ही नहीं है। ये भी चीज सुनी तो होगी कि अगर एक बार चीज चल रहा है तब दिक्कत नहीं होती। सही है बेटा? तो ये वाला जो चीज होती है, अब यहाँ पर अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट चलने लग गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाएगा, तब भी फ्रिक्शन तो होगा ही ना। अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाओगे तो ऑब्जेक्ट चलनी बंद हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टिंग फोर्स तो लगी रही थी ना ऑब्जेक्ट पे। तो अब यहाँ पर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है प्ले में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर आप डेफिनेशन लिखते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन को डायनामिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, इट इज नोन बाय बोथ द नेम्स। काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स, कुछ मुश्किल नहीं है, is the opposing force that comes into play मैं पहले ही बता रही हूँ, आज की क्लास में सारी थियोरी करवा रही हूँ, बची हुई जितनी भी 2-3 क्लासेस फ्रिक्शन की होनी है उसमें खाली क्वेश्चंस होंगे। तो आज की क्लास का बार बार अच्छे से रिवाइज करते रहना सब लोग। that comes into play when one body is actually moving over the surface of another body, ठीक है? डेफिनेशन क्लियर है? तो सिंपल सी बात समझो, तुम्हारी काइनेटिक फ्रिक्शन कब प्ले में आ रही है? काइनेटिक फ्रिक्शन ओनली कम्स इनटू प्ले जब तुम्हारा एक्चुअल मोशन हो रहा हो, या फिर बॉडी जो है वो एक्चुअल में स्लिप कर रही है। इज दिस पार्ट ओके एवरीवन? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? चलूं आगे? ठीक है, तो अगर इसको मैं एक बार एक डायग्राम बना के भी तुम लोगों को सारे के सारे ये जो फ्रिक्शन चल रहे हैं वो दिखाऊं, तो हो क्या रहा है, ये मेरी सपोज एक बड़ी सी ग्राउंड की सरफेस है, ये है हमारा धरती, ये डब्बा है, ये डब्बे के 3 केसेस दिखाऊंगी सेम डब्बे के। ये डब्बा है, अभी तक ये है रेस्ट में। अब ये दूसरा
कुछ टाइम बाद मैं इस डब्बे को ऑब्जर्व कर रही हूँ, आई थिंक डब्बा नहीं दिख रहा, कर रही हूँ रिफ्रेश। मैं ऐसे डायग्राम बनाती हूँ बड़े बड़े, तो मैं डायग्राम नहीं दिखता, बड़ा दुख होता है मुझे। अब दिख गया? अब ये जो डब्बा है, इट इज जस्ट अबाउट टू, अब ये जो डब्बा इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, इट इज जस्ट स्लिपिंग। और जो तीसरा सिचुएशन है कि ये डब्बा मूव कर चुका, दिस डब्बा इज स्लिपिंग। यही तो है हमारे तीनों केसेस फ्रिक्शन के। तो अब पहले केस में क्या होगा, एन और एमजी तो तुम्हारा लगेगा ही लगेगा। अब तुम कुछ फोर्स लगा रहे हो, अब तुम कुछ फोर्स लगा रहे हो यहाँ पर, और ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कम है। किस चीज से कम है? जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम है। तब तक मेरा ये जो डब्बा है वो रेस्ट पे रहेगा। इज दिस पार्ट ओके? सही है। जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन कब आएगी कि अब मेरी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू एफ एस मैक्स, और मेरी जो फोर्स मैंने अप्लाई करी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ एस मैक्स। ऑब्वियस सी बात है ना कि जो मैंने फोर्स अब लगाई है वो मेरी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली जो फोर्स है इसके इक्वल हो गई। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स भी इस केस में लग रही है वो एफ एस मैक्स है। तो अगर मैं इससे अब जरा सी भी फोर्स और लगाऊंगी, मेरी ये फोर्स ओवरकम हो जाएगी और मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सही है। अब फाइनल केस में क्या हो रहा है, अब तुम फोर्स ज्यादा लगा रहे हो। अब बेसिकली तुम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे फोर्स ज्यादा लगा रहे हो। अब तुमने कुछ लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर जरा सी भी ज्यादा फोर्स लगा दी, जरा सी भी ज्यादा फोर्स लगा दी, तब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड हो जाएगा। तब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड हो जाएगा। तब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड हो जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन में जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है वो हो जाती है एफ के बराबर। जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है वो हो जाती है एफ के बराबर। इज दिस पार्ट ओके गाइस? यहां तक सबको ये डायग्राम क्लियर है? यस मैम। मैम अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है मैम, अगर वो बराबर हो जाएगी जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके, तो मैम ये स्लाइड करना शुरू कर देगा हल्का हल्का। नहीं नहीं, तब स्लाइड नहीं करेगा। तब आपका जस्ट स्लिपिंग का मतलब क्या है कि अगर इससे जरा सी मैंने थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगा दी तब ये स्लाइड कर जाएगा। ओके मैम, समझ गया। ठीक है, अभी तो दोनों इक्वल हो गए ना, तो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में आ गया सिस्टम। जैसे ही मैं जरा सी फोर्स और लगाऊंगी, अब वो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम हो गई, वो स्लाइड करने लग जाएगा। सही है बेटा? मैम ये एफ के क्या है? मैं यहाँ पर सारी चीजें लिख रही हूँ। एफ एस इज तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस हो गया तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस मैक्स हो गया, एफ एस मैक्स हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। सही है बेटा? सिंबल समझ में आ जाएंगे ना तुम्हें, इससे मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एफ के क्या हो गया तुम्हारा? एफ के इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मेरी बॉडी मूव कर रही है ना, तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। एफ के की वैल्यू एफ एस के तो बराबर ही होगी? नहीं, नॉट नेसेसरीली। अब ना होता क्या है, अगर इसका डायग्राम बनाती हूँ फिर इसका रीजन भी बताऊंगी। अब लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। किस चीज के बनाएंगे, कितनी मैं फोर्स अप्लाइड कर रही हूँ। इसका थोड़ा डायग्राम छोटा करते हैं ताकि मैं नीचे तुम्हारे एक्सेस भी लिख पाऊं। ठीक है, तो मैं डायग्राम दो चीजों के बीच में बना रही हूँ बेटा। एक तो तुम्हारी कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, एक तुम्हारी कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रही है इनटू प्ले। ऑन दिस एक्सिस आई एम हैविंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, and on the x axis I am having applied force कि कितनी हमने फोर्स अप्लाइड करी है। तो इनिशियली जब तक हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आप लोगों को एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज पता है कि जब तक तुम्हारी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब तक जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करोगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ती रहेगी। सही बात है ना? जब तक फोर्स अप्लाई करोगे तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ती रहेगी। फिर एक हमारे पास पॉइंट आएगा जब मेरी जो ये मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स की वो मेरी पहुंच चुकी है। एक हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, एक हमारे पास पॉइंट आएगा जिसपे मेरी कुछ मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी इस फोर्स की। ठीक है बेटा? सो लेट मी से दैट यहां तक मेरा चल रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद मेरा एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एल। ठीक है, एफ एस को शॉर्ट से लिख देते हैं, एफ एल को भी शॉर्ट से लिख देते हैं। सही है। अब इसके बाद क्या होता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। आप लोग खुद सोचो कि अगर कोई 10 किलो का मास रेस्ट पे है, उसको चलाने में तो बहुत मेहनत लगेगी, बट अगर वो मास चल रहा है तो उसको फिर भी तुम थोड़ा सा इजीली चला पाओगे। कभी ये चीज देखी है? गाड़ी के अंदर ही इमेजिन कर लो, गाड़ी को एक बार हमने धक्का लगाया तो एक बार तो धक्का लगाने में बड़ी मेहनत लगती है, एक बार वो चलने लग जाए तब फिर धक्का फिर भी आराम से लग जाता है ना। तो होता क्या है बेटा कि आपकी जो एक्चुअल में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है
जो आपकी एक्चुअल में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो वैल्यू कुछ कम होती है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, वो वैल्यू कुछ कम होती है एज कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी। तो ये जो होता है ये आपका होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर, ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये डायग्राम सबको समझ में आया थोड़ा बहुत? मैम थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत समझ में आया? एक बार फिर से समझा देती हूँ, एक बार फिर से समझा देती हूँ। बेटा मैंने तुम लोगों को क्या बोला है, मैंने तुम लोगों को ये बोला है कि अब हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियली तो वो चलना जस्ट स्टार्ट करेगी ना, इनिशियली तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो खाली जस्ट चलना स्टार्ट करेगी। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन तुम्हारी एक कांस्टेंट फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं होती, उसकी अभी वैल्यू मैं तुम लोगों को बताऊंगी। काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तुम्हारी जो ये वाली फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन वाली फोर्स, वो डिपेंड करती है कि तुमने कितनी फोर्स लगाई है, वो उसके इक्वल हो जाती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है कि जब तुम उसको ओवरकम कर लोगे तब तुम्हारी ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगी। एक बार तुम्हारी ऑब्जेक्ट अगर मूव करना शुरू हो गई ना, तो उसका जो फ्रिक्शन लग रहा होता है सरफेस के बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, वो थोड़ा कम लगता है। तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना इजी हो जाता है अगर वो ऑलरेडी मूव करती है। तो इसलिए तुम्हारी जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो कम रहती है एज कंपेयर टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी ये चीज समझ में आई? इसका रीजन भी बता रही हूँ ऐसा क्यों होता है। ये चीज डायग्राम सब नोट डाउन कर लो, ये समझ में आया तो बताओ। यस मैम आ गया। चलो, now let me, now the next thing which we want to understand, now the next thing which we want to understand, why is kinetic friction less than limiting value, less than limiting value of static friction? Can you guys think why is this so? Can you guys think from the microscopic point of view of friction? जब कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारी रखी हुई है दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब तो कोल्ड वेल्ड बन जाएंगे। यस मैम। हाँ मैम हाँ हाँ नैन्सी बेटा, समझ गया, यस मैम समझ गया। क्या समझे तो समझाओ ना, समझ गए तो। मैम ये होगा मैम जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे रखी है तो मैम जब वो स्टैटिकली रखी है रेस्ट पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक्ट करेगा, जब हम धीरे धीरे फोर्स लगाएंगे, तो अभी तो मैम जो उसके कोल्ड वेल्डिंग है मैम, जो कोल्ड वेल्डिंग है मैम दोनों सरफेसेस के बीच में, हाँ हम जब से फोर्स लगाना शुरू करेंगे तब भी कोल्ड वेल्डिंग है। और मैम राइट, जब बिल्कुल लिमिट पे पहुंच जाएंगे तो कोल्ड वेल्डिंग की जो प्रेशर बैक लगाएगी तो वो मैक्सिमम होगा। पर जब कोल्ड वेल्डिंग टूट जाएगी और उनको हाँ आगे सरफेस से खिंचेगा तो कोल्ड वेल्ड बन नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, बिल्कुल इतनी जल्दी सही लॉक है, नहीं हो बिल्कुल पाएंगे सही बोला। रेगुलर। जो ये बच्चे ने बोला है वही इसका एग्जैक्ट सेम आंसर है, ठीक है। तो बेसिकली इनिशियली यही है, सेम चीज मैं लिखूंगी यहाँ पर। इनिशियली कोल्ड वेल्डिंग इज देयर, cold welding is there on contact points due to high pressure bonds, ये चीज हमने पढ़ दी, due to high pressure bonds. Now if I want to start sliding, in order to start relative sliding, enough force has to be applied to break these cold welds. सही है ना? तो बच्चे ने बिल्कुल सही बोला कि भाई जब तक मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के ऊपर रेस्ट पे है, तब तो उनके बीच में कोल्ड वेल्डिंग हो गई ना। अब एक बार अगर उनके बीच में कोल्ड वेल्डिंग हो गई तो इसी की वजह से तो फ्रिक्शन आ रहा है। तो धीरे धीरे करके मैं फोर्स इंक्रीज कर रही हूँ ताकि एक ऐसा पॉइंट आए जहां पर ये बॉन्ड बस टूट गए हो, जरा सी फोर्स और लगाऊंगी चलने लग जाएगा। अब लेकिन एक बार आपके ये वेल्ड टूट गए और आपकी सरफेसेस स्लाइड होनी शुरू हो गई, तो फर्दर फॉर्मेशन ऑफ दीज वेल्ड्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। कैन यू गाइस आल्सो इमेजिन दैट? बट once the welds break, and object start sliding, further formation of these welds is relatively slower.
is relatively slower. तो इसी रीजन की वजह से, ड्यू टू दिस एग्जैक्ट सेम रीजन, किसी ऑब्जेक्ट को चला के अगर आपको रखना है, वो चल रही है ऑलरेडी और उसको चलाते रहना है अगर आपको, तो आपको इतनी फोर्स उसमें अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सब बच्चों को पक्का समझ में आया? चलूं आगे? यस मैम। ठीक है। अब बेटा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज फ्रिक्शन के बारे में जो तुम लोग समझना चाहते हो और जो तुम्हारे लिए समझनी बहुत जरूरी है, कि ये जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है, इसको करना था। मैथमेटिकली हम लोग क्या बेटा? मैम नोट करना था लास्ट अच्छा, लाइन। नोट करना था। ये कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भूल जाती हूँ कि मेरी ऐसे स्पीड फास्ट है, बच्चों को थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, कर लो बच्चों, नोट डाउन कर लो। मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि मेरी ये जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इस पे बड़ा सा एक कट लगा हुआ है, तो मैं तभी सोच रही हूँ मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है। आज मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, पर ठीक है, तुम लोगों को समझ में आ रही है ना राइटिंग वगैरह सब कुछ? यस मैम। हाँ बस ठीक यस है। मैम। आज मेरे को खुद अपनी राइटिंग अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने देखा अभी मेरी फिंगर पे ऐसे कट सा लगा हुआ है, तो कल मैं बैंडेड बांध के आऊंगी। मैम एक चीज पूछनी थी हाँ बेटा। मैम, अगर स्टैटिक फोर्स काइनेटिक फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू होती है, नहीं, उल्टा है? कोई स्टैटिक और काइनेटिक एक दूसरे की लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। वंस दैट इज क्रॉस, तब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लग जाएगा। तो वो काइनेटिक में आ जाता है ना फिर? हाँ, फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोई लिमिटिंग वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की नहीं कहेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को आप स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कह लो या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन कह लो। उसके बाद अगर आपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया, तब ऑब्जेक्ट मूव करनी शुरू हो जाएगी और एक कांस्टेंट फ्रिक्शन उस पर लगेगा, जो होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा? तो हम हो गया है। हो गया? चलूं आगे? मैम यस। हाँ हाँ चलो। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, कि आपका जो फ्रिक्शन होता है, आपका फ्रिक्शन जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब मैथमेटिकली फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन आपको ऐसे ही लिखना है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अगर आप इनके बीच में एक रिलेशन लिखते हो, आपके पास आ जाता है फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर ये म्यू क्या होता है? कांस्टेंट। म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और म्यू जो होता है आपका, इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है म्यू की? हाँ, इसकी आपकी जो भी दो आपकी सरफेसेस है ना, उसके हिसाब से आपकी इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है। कौन सी दो सरफेसेस आपकी कांटेक्ट में है, और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आपकी फिक्स रहती है। ठीक है, कि जो आपकी मटेरियल कांटेक्ट में होते हैं, जैसे स्टील वुड के साथ कांटेक्ट में है, आइस के साथ कांटेक्ट में है, तो फिर हमें रबर के साथ कांटेक्ट में, तो सब केसेस में आप देख सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग लगेगी। मैम, हाँ तो मैम इसका मतलब होगा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर हमें हाँ, ये याद आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन रहेगा। सही है बेटा? अब यहीं पे आपके दो फॉर्मूलाज बनते हैं, बेसिकली आपके दो फॉर्मूलाज बनते हैं। एक सेकंड, मेरी स्लाइड चेंज होगी ऑटोमेटिकली। तो दो फॉर्मूलाज हमारे कौन से बनते हैं? पहला फॉर्मूला बनता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो अगर आप एफ मैक्स लिख रहे हो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिख रहे हो, या फिर इसको एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, where mu s is known as the coefficient of static friction. Mu s is known as the coefficient of static friction. सही है? और दूसरा हमारा बनता है काइनेटिक फ्रिक्शन का। फॉर्मूला सेम है, बस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ कुछ क्वेश्चन में तुम्हें अलग दे देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो म्यू के होता है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर्मूला आप लोगों का सेम है, फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला दोनों केसेस में म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन ही है, बट आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलग गिवन होता है। अगर आपको नहीं गिवन तो मान लेना स्टैटिक और काइनेटिक सेम लेना है, बट अगर आपको अलग अलग वैल्यूज गिवन है तो अलग अलग लेनी पड़ेगी। सही है बेटा? इज इट ओके? यस। यस मैम। ठीक है। और जैसा मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ये जो म्यू वाली हमारी वैल्यू होती है, दिस वैल्यू म्यू, यू कैन ऑल्सो राइट दिस डाउन। वैल्यू जो हमारी म्यू की होती है, ये किन चीजों पर डिपेंड करेगी? म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस ऑफ materials in contact. हाँ रचना बेटा। मैम लास्ट स्लाइड में मैम
मैम लास्ट स्लाइड में फ्रिक्शन इक्वल टू अल्फा नॉर्मल हाँ, रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके मैम। ठीक है यार, ये अल्फा की जगह कहता हूँ कैसे सिंबल बनाया जाए इसका, ऐसे बना दूं? यस अभी मैम। थोड़ा बेटर लग रहा है ये मछली की तरह? यस। ठीक है, तो बेटा फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, सही है? हाँ बेटा। तो ये म्यू एस होता है, म्यू क्यू होते डिफरेंट होगा दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का, दो सिमिलर हाँ, ऑब्जेक्ट। पॉसिबल है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का आपको अलग अलग स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन हो। नहीं, जैसे अगर हम आयरन एंड वुड लेते हैं हम्म तो स्टैटिक फ्रिक्शन में म्यू की वैल्यू अलग होगी, और अगर हम सेम वही आयरन एंड वुड इसमें लेते हैं म्यू के में, तो उसकी वैल्यू अलग होगी। हाँ, हो सकती है, एक बार मैं ये चेक करके बताती हूँ, बट आई थिंक दैट दिस इज पॉसिबल। ठीक है, एक बार ये वैल्यू मैं एक बार आपको चेक करके बताती हूँ। ठीक है, जैसे अगर ये म्यू के पॉइंट्स नोट डाउन कर लो कि आपका जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, कुछ भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कांटेक्ट, कि आपकी कौन सी सर्फेसेस कांटेक्ट में है। दूसरी एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रिक्शन भी आपका इंडिपेंडेंट रहता है एरिया ऑफ कांटेक्ट से। सिमिलरली यहीं से आप लोग देख सकते हो दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is also independent of area of the surface in contact। भाई इसका एग्जांपल भी देख सकते हो, मैं तो एग्जांपल में भी मना नहीं कर रही। इसका एग्जांपल अगर देखोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो तुम म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन से लिखते हो ना, तो एन की वैल्यू थोड़ी डिपेंड करती है, एन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना तुम्हारी, एन की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये दीवार हटा देते हैं। सपोज मेरे पास एक डब्बा है जिसको मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया, इसी डब्बे को मैंने इस तरीके से रख दिया। दोनों सिचुएशन में एन की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, आ जाएगी ना, एन की वैल्यू तो सेम ही आएगी इन दोनों सिचुएशंस के केस में। तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो सेम क्यों तुम्हारी सेम आएगी? ही होगी, एन तो सेम ही रहेगा, एन की वैल्यू तो एमजी के बराबर आएगी, कैसे भी रख लो ब्लॉक, एन की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। यस मैम, समझ गए। यस मैम। ठीक है, तो तुम्हारा जो म्यू रहता है दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तभी हमारा जो फ्रिक्शन रहता है वो हमारा इंडिपेंडेंट रहता है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। इज दिस पॉइंट ऑल्सो क्लियर? हाँ बेटा। मैम म्यू मतलब केसेस के हिसाब से इसकी वैल्यू भी चेंज होती है? हाँ, जैसे देखो ना, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन के एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है? अब यहाँ यस पर मैम। तुम्हें 4 वैल्यूज गिवन है फोर्स की, और तुम्हें म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.5, म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.2। तो तुम काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 लोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 लोगे। यूजुअली स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन, सही है ना बेटा? क्योंकि हमने देखा ना कि लिमिटिंग वैल्यू जो रहती है वो ज्यादा होनी चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन की काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। वैसे अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम्हें इस क्वेश्चन में दे दिया कि म्यू के, म्यू एस और म्यू तीनों के तीनों इक्वल ही है, तो वो तुम्हारा क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या वैल्यू गिवन। ओके मैम। क्लियर है बच्चों? वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फ्रिक्शन की जो मेजर कहानी है वो तो सीख ली है। अब थोड़ा सा फॉर्मूलाज वगैरह पे आ जाए। यस मैम। यस मैम। तो एक छोटा सा फॉर्मूला करवा लो, दूसरा फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ये छोटा सा ही फॉर्मूला है क्योंकि इसको अभी इसलिए करवा रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है ये समझ लो। इट इज द एंगल मेड बाय the resultant of normal reaction and limiting friction with the normal reaction तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा एक बार डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे को सपोज ऐसे एक ग्राउंड गिवन है, क्वेश्चन सबको विजिबल है ना सब कुछ, या फिर स्टक है स्क्रीन? विजिबल है। ठीक है, ये नीचे तुम्हारी एक ग्राउंड हमें गिवन है, इसके ऊपर हमारा एक डब्बा रखा हुआ है, ये हमारा डब्बा रखा हुआ है। तो सपोज मेरी फ्रिक्शन भी यहाँ पे इस केस में एक्ट कर रही है, तो हमें पता है नीचे की डायरेक्शन में तो मैम mg लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन में कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। सही है, लेट मी से कि मैं कुछ इस डायरेक्शन में अपनी फोर्स को खींच रही हूँ, तो फ्रिक्शन मेरा एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा।
Yes, क्यों? फ्रिक्शन मेरा एक्ट कर रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में, सही बात है ना बेटा? यस yes मैम। ठीक है, ये मेरा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, ये जो मेरी नॉर्मल फोर्स लग रही है, ये जो मेरी नॉर्मल फोर्स लग रही है और फ्रिक्शन लग रहा है, इसका रिजल्टेंट ले लो। अब मैं तुम लोगों को क्या बोल रही हूँ कि ये जो मेरी नॉर्मल फोर्स लग रही है और जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसका रिजल्टेंट ले लो। ले सकते हैं ना? नॉर्मल पता है, फ्रिक्शन पता है, दोनों का रिजल्टेंट तो ले ही सकते हैं, सही है ना? लेट मी से दैट दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर। तो जो एंगल ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाएगा उसको हम कहते हैं अल्फा, विच इज माय एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो इन दिस डायग्राम अल्फा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? कभी कभी क्वेश्चन में तुमसे पूछ लेते हैं, इसलिए पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा? अब इसको डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग निकाल सकते हैं। tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा कितना हो जाएगा? ठीक है, फोर्स अपॉन Alpha है। नॉर्मल। वेरी गुड। ये जो मेरा फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? FL अपॉन n। तो FL इज नथिंग बट जो मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय n। तो यहां से अगर आप अल्फा की वैल्यू लिखते हो तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट? tan इनवर्स करके लिख सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हें पता है कि fs मैक्स की मैंने क्या Yes, वैल्यू ma'am. बताई थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx मैक्स? fx मैक्स की हमने क्या वैल्यू लिखी थी बच्चों? FL। fs मैक्स की हमने क्या वैल्यू लिखी थी? म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, यस मैम। है ना? वेरी गुड। म्यू एस मनन मल्टीप्लाइड बाय जैन लिख नॉर्मल। दिया। बस अगर तुम्हें ऐसे उसमें लिखना है ना तो यू से लिख दो। अगर तुम्हें चैट बॉक्स पे लिखना है तो यू से लिख दिया करो, उससे भी मैं समझने की कोशिश कर लूंगी। म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो tan अल्फा की वैल्यू तो मेरे पास म्यू एस ही आ गई। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ गया? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। सिंपल। यस मैम, समझ गए। ठीक है बेटा, मैं ये वाले नोट्स तुम्हें हाथ की हाथ। म्यू होता है म्यू। न्यू तो तुम्हारा आई थिंक ऐसा होता है ना, फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू नहीं, ये तो म्यू होता है म्यू, MU। सही है नैन्सी बेटा? ये तुम्हारी कौन सी भाषा होती है? ग्रीक भाषा होती है ना? ग्रीक लेटर्स होते हैं ना, ग्रीक लेटर्स एंड सिंबल्स। चलो बढ़िया, ऐसे नई नई भाषाएं Yes, सीखने को ma'am, मिल रही है। इतना ही पढ़ेंगे बेटा। Yes, अगेन ma'am. रिमाइंडिंग ऑल ऑफ यू कि प्लीज रिवाइज दिस बिफोर योर क्लास टुमारो, ताकि इसके जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें दिक्कत ना आए। अब इसके खाली क्वेश्चन सॉल्व करने, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है? हाँ अनुज बेटा।